Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 and December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language, that is Hindi and English, for explaining the topic. This is unit number 2, that is political thought, and within this unit number this is the chapter number 11 on Karl Marx. So हम लोग इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑन कार्ल मार्क्स. ये पार्ट 3 है, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं तो प्लीज़ वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ज़रूर देखें ताकि आपको ये कंटिन्यूटी से समझ में आए. इससे पहले हम लोगों ने कार्ल मार्क्स का इंट्रोडक्शन देखा, कार्ल मार्क्स की थ्योरीज एंड मार्क्सिज्म की वेरियस क्लासिफिकेशंस देखे. फिर हमने जो है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट कार्ल मार्क्स क्यों थे उससे रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे. आज हम लोग वी विल स्टडी द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन. कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे. सो एक बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. उस बुक दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन बाय द कार्ल मार्क्स इन 1848. इस बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन को लिखा. सो इट वॉज द बिगेस्ट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ कार्ल मार्क्स एंड हिज बेस्ट फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल. ठीक है, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये जो बुक थी ये कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल ने दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा था एंड इस बुक में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दी थी. दिस बुक मेड अ कॉल फॉर यूनाइटिंग द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन इस बुक में डिस्क्राइब किया गया था. तो इस बुक के थ्रू एक तरीके से कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जो भी वर्कर्स हैं पूरे वर्ल्ड के वो सब यूनाइट हो, एक दूसरे से एकजुट होकर जो ये कैपिटलिस्ट क्लास है उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करें. सो मार्क्स का एक स्टेटमेंट था, नो बर्थ इज़ पॉसिबल विदाउट ब्लड. मीन्स कार्ल मार्क्स ये ऐसा कहते थे, उनका ये कहना था कि जो कोई भी जन्म जब होता है तो बिना किसी खून बहाए जन्म नहीं होता. सो नो बर्थ इज़ पॉसिबल विदाउट ब्लड. Hence a violent revolution by the working class could change the system into a classless and ultimately a stateless society. ठीक है, सो उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशन जो वर्किंग क्लास है, अगर पूरे वर्ल्ड के वर्किंग क्लास यूनाइट होंगे और यूनाइट करने के बाद वो लोग वायलेंटली रिवॉल्ट करेंगे किसके अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास. तो ये जो सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो चेंज होकर किस सिस्टम में चेंज हो जाएगा, वो एक क्लासलेस सिस्टम में चेंज हो जाएगा पहले, और फिर क्लासलेस के बाद धीरे धीरे वो स्टेटलेस सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये क्लासलेस मीन्स व्हाट, कि उन्होंने बोला कि क्लासलेस के लिए उन्होंने सोशलिज्म फिलॉसफी को प्रमोट किया एंड स्टेटलेस के लिए उन्होंने कम्युनिज्म फिलॉसफी को प्रमोट किया. ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मार्क्स ने क्यों बोला कि एक वो भी रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, वो भी रेवोल्यूशन कैसा हो, वायलेंट रेवोल्यूशन हो, ब्लड शेड करने की भी अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर वर्कर्स को करना चाहिए, बिकॉज नो बर्थ इज़ पॉसिबल विदाउट ब्लड. सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी. एंड इसका अगर प्रैक्टिकल हम एग्जाम्पल समझें तो इट वॉज 1917 में रशियन रेवोल्यूशन वॉज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन गिवन बाय द कार्ल मार्क्स. तो ये जो बुक थी वो 1848 में कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड ने लिखी थी, बट इसका जो प्रैक्टिकली अप्लाई कहाँ पे हुआ था, जब रशियन रेवोल्यूशन में, क्योंकि वो भी अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लास थी. सो मार्क्सिस थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. देखिए जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है वो किसका इंटीग्रल पार्ट है, कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसी का ही इंटीग्रल पार्ट है. अब ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि उन्होंने बोला था कि जो हिस्ट्री है या फिर जो मटेरियल इज़ द मेन फोर्स जो है बिहाइंड ऑल द चेंज, ना कि आइडिया को किसने प्रमोट किया था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को हेगल ने प्रमोट किया था, बट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को मार्क्स ने प्रमोट किया था. और इसी कॉन्सेप्ट से बोला कि मार्क्स जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है.
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यूपीएससी में भी पूछा गया है। सो रेवोल्यूशन इज द इंडिस्पेंसिबल मिडवाइफ ऑफ द सोशल चेंज। मीन्स व्हाट कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन का एक तरीके से इंडिस्पेंसिबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो रेवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे बर्थ कराने में, क्योंकि किसी भी न्यू बेबी को बॉर्न कराने में जिस तरह से मिडवाइफ का वर्क होता है, मिडवाइफ मीन्स व्हाट, जो दाई होती हैं, जिस तरह का दाई का काम होता है उसी तरह सोसाइटी में चेंज लाने के लिए रेवोल्यूशन का भी वही वर्क है। ठीक है। सो एग्जाम्पल ओवरथ्रो ऑफ फ्यूडल सोसाइटी बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन का अदर एग्जाम्पल क्या है कि जैसे फ्यूडल जो सोसाइटी थी, फ्यूडल सिस्टम जो था फ्रांस में, उसको हटाने के लिए, बिकॉज उस फ्यूडल सिस्टम से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। इसी तरह 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन गिवन बाय द मार्क्स एंड हिज फ्रेंड एंजल्स। सो बट कैपिटलिस्ट सिस्टम, देखिए कैपिटलिस्ट सिस्टम तो था वो बहुत ही ऑपरेसिव था, इसीलिए उसको एक न्यू रेवोल्यूशनरी क्लास के माध्यम से ओवरथ्रो करना। और वो जो न्यू रेवोल्यूशनरी क्लास थी वो कौन सी थी? द प्रोलिटेरिएट क्लास। प्रोलिटेरिएट क्लास को और हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग क्लास भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। सो अगर वर्किंग क्लास की अगर एक साथ एकजुट हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, और ये कैपिटलिस्ट क्लास जो कि बहुत ही ऑपरेसिव है, जो एक्सप्लॉइट करती है वर्कर्स को, उसको रेवोल्यूशन के माध्यम से, और भी रेवोल्यूशन कैन बी वायलेंट आल्सो, हम इस कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रो कर सकते हैं। और फिर जैसे ही हम कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रो करेंगे तो कौन सी क्लास आएगी? सोशलिस्ट क्लास आएगी। सोशलिज्म की फिलॉसफी प्रिवेल करेगी। एंड सोशलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि जो मीन्स ऑफ ओनरशिप है वो कॉमन होगी, वो सभी के हाथ में होगी। ठीक, मीन्स कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, ऐसी सोसाइटी जिसमें कि क्लासेस नहीं होंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में स्टार्टिंग कहाँ से, क्या कैसे बताया कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो बहुत ही ऑपरेसिव है एंड बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव है। तो इस क्लास को ओवरथ्रो करने के लिए एक वायलेंट रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। और वो वायलेंट रेवोल्यूशन कौन करेगा? प्रोलिटेरिएट क्लास करेगी, एक वर्किंग क्लास करेगी। और रेवोल्यूशन के बाद जो आउटकम होगा वो ये होगा कि एक क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म होगी। ठीक है। सो आई होप टिल हेयर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ proletariat revolution would be the different proletariat revolution would be different because it would be a revolution of majority against minority, of the masses against the class of exploitator. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन है वो, ये जो देखिए अब ये रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट में है? सो दिस रेवोल्यूशन इज अगेंस्ट द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में कौन है? कैपिटलिस्ट क्लास है। और मेजॉरिटी में कौन है? वर्किंग क्लास है। तो वेट, प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि ये किसका रेवोल्यूशन है? मेजॉरिटी लोग। मेजॉरिटी में कौन है? वर्किंग क्लास। प्रोलेटेरिएट क्लास मेजॉरिटी में है और वो किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रही है? माइनॉरिटी के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रही है। और माइनॉरिटी में कौन है? तो कैपिटलिस्ट क्लास है। ठीक है। सो कैपिटलिस्ट क्लास माइनॉरिटी में है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑफ द मासेस अगेंस्ट द क्लास ऑफ एक्सप्लॉइटेटर्स। ठीक है। सो इसीलिए ये जो प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन है ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कौन सी क्लास किस क्लास के अगेंस्ट पे रिवॉल्ट कर रही है, तो वो ये है कि वो प्रोलेटेरिएट क्लास जो कि मेजॉरिटी में है, क्योंकि वर्किंग क्लास जो है वो मेजॉरिटी में है, वो किसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रही है? वो कैपिटलिस्ट क्लास जो कि माइनॉरिटी में है उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रही है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अंडर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट सोशलिज्म वुड ब्लॉसम इनटू कम्युनिज्म। ये लाइन को देखिए, समझिए क्या है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, एंड मार्क्स चाहते थे कि किसकी डिक्टेटरशिप चले? कैपिटलिस्ट क्लास की डिक्टेटरशिप ना चले, बल्कि प्रोलेटेरिएट क्लास की डिक्टेटरशिप चले। प्रोलेटेरिएट क्लास मतलब कि वो क्लास जो वर्किंग क्लास है उसकी डिक्टेटरशिप चले। और इनकी डिक्टेटरशिप में जो सोशलिज्म है, जो पहले तो देखिए कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके क्या लेके आने के लिए बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स? सोशलिज्म को लाने की बात कर रहे हैं। मीन्स
जो क्लासलेस सोसाइटी को लाने की बात करें। और फिर क्लासलेस सोसाइटी जब एक बार अचीव हो जाए तो उसके बाद प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप के अंदर ये जो सोशलिज्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कम्युनिज्म मीन्स व्हाट, एक स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है। कम्युनिज्म मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट ही ना हो, जहाँ पे स्टेट ही ना हो, ठीक है। एंड सोशलिज्म मीन्स व्हाट, क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ पे क्लासेस ना हो, ठीक है। सो ये जो डिक्टेटरशिप है वो किसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बनाने में काम करेगी। फिर स्टेट वर्किंग क्लास जो है उनके हाथ में सारी पॉलिटिकल पावर आ जाएगी। ऑल मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन आर प्लेस्ड अंडर द स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो सोशलिज्म में क्या होगा, सोशलिस्ट सोसाइटी जब रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, जितने भी मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन हैं वो किसके अंडर में रहेंगे, वो स्टेट के ओनरशिप में रहेंगे और स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे। और फिर सभी को जब इस तरह से क्या होगा कि कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। एंड उसके बाद फिर हम क्या अचीव करेंगे, आफ्टर कैपिटलिज्म सोशलिज्म विल कम एंड आफ्टर सोशलिज्म कम्युनिज्म विल कम। और कम्युनिज्म जो है वो एक फाइनल स्टेज होगी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जो कि जहाँ पे कोई स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है। सो रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, उन्होंने ये भी बोला कि रेवोल्यूशन जो है वो एक परपिचुअल और कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। मीन्स व्हाट, कि रेवोल्यूशन ऐसा नहीं कि रेवोल्यूशन आ गया और उसके बाद मतलब रेवोल्यूशन किया और आपने कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रो कर दिया तो वही दी एंड हो गया। नहीं, सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने के लिए जब जब जरूरी पड़ेगा तब तब जो है ये रेवोल्यूशन एक परपिचुअल और कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन। सो आई होप आपको ये थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन समझ में आई होगी, जिसमें उन्होंने बोला कि जो पूरे वर्ल्ड के वर्किंग क्लास हैं उनको यूनाइट होना चाहिए और इन कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट में वायलेंटली रिवॉल्ट करना चाहिए ताकि एक क्लासलेस सोसाइटी को अचीव कर सके। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सोशलिज्म फिलोसफी प्रिवेल करे इंस्टेड ऑफ कैपिटलिज्म फिलोसफी। एंड आफ्टर अचीविंग सोशलिज्म what we can do is that कि under the dictatorship of proletariat the society will blossom into communism, and communism means a stateless society where there is no need for the formation of a state also or for the government also. So is communism, it is the final stage of social development. I hope till here you have understood well. Now we will study what is the difference between socialism and communism. Socialism and communism में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मार्क्स ने क्या बोला कि रेवोल्यूशन क्यों करना है सोशलिज्म को अचीव करने के लिए, और फिर फाइनली सोशलिज्म भी विदर अवे हो जाएगा, स्टेट भी विदर अवे हो जाएगा एंड कम्युनिज्म विल कम देयर वेयर देयर इज नो स्टेट ऑल्सो। सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो द स्टेटस ऑफ द मेजर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में रहेगा, सोशलिज्म में वो सोशल ओनरशिप में रहेगा और कम्युनिज्म में वो कॉमन ओनरशिप रहेगा। मीन्स सोशल ओनरशिप मीन्स यहाँ पे स्टेट ओन करेगा और यहाँ पे सारे कॉमन पीपल ओनरशिप करेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। सो दिस इज द डिफरेंस इन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ओके, नाउ द स्टेटस ऑफ लेबर, लेबर का स्टेटस कैसा रहेगा सोशलिज्म में, तो लेबर का स्टेटस ये रहेगा कि जो कंपलसरी फॉर ऑल एबल बॉडीड पर्सन, जो सारे लोग लायक एबल बॉडीड पर्सन हैं उन सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है, लेबर करना। और कम्युनिज्म में ऑल एबल बॉडीड पर्सन वॉलेंटरली डू लेबर, ठीक है। तो देखिए सोशलिज्म में क्या है कि सभी को लेबर प्रोवाइड करना कंपलसरी था जो भी एबल हैं, बट कम्युनिज्म में क्या है कि वॉलेंटरली जो कोई करना चाहे वो कर सकता है। ना द स्टेटस ऑफ द पॉलिटी का स्टेटस कैसा रहेगा, सोशलिज्म में किसकी डिक्टेटर किसकी रूल चलेगी, प्रोलेटेरिएट और वर्किंग क्लास का। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होगा कि एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी जिसमें ना ही कोई क्लासेस होंगे ना ही कोई स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिज्म। नाउ द स्टेटस ऑफ द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस, फिर फोर्सेस, मैंने ये आपको क्लासिफिकेशन समझाया था बहुत अच्छे से क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इस चीज़ में, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, जो मार्क्स का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ताकि ये जो थर्ड लेक्चर है इसको ये आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे देखिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा है और यहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन लिखा है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन
कैसे होंगे, तो अंडर सोशलिज्म हेडिंग टूवर्ड्स फुल डेवलपमेंट, और यहाँ पे ये पूरी तरीके से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हो चुके होंगे। एंड द स्टेटस ऑफ राइट्स क्या होगा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, मीन्स व्हाट, जिसकी जितनी एबिलिटी है वो उसको उस हिसाब से उसके वर्क मिलेगा और उस वर्क के हिसाब से उसको फ्रूट मिलेगा। अब कम्युनिज्म क्या कहता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जिसकी जितनी एबिलिटी है, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया है वो नीड, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उस ज़रूरत के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो आई होप आपको ये जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म का डिफरेंस है ये आपको समझ में आया है, ठीक है। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। एंड नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जिसमें हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे, ठीक है। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का अदर नेम क्लास स्ट्रगल। तो मार्क्स ने जो है, मार्क्सिज्म फिलॉसफी ने इसको सोशोलॉजिकल बेसिस बताया, ठीक है, कि देखिए सोसाइटी में अगर क्लासेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर एक क्लास डोमिनेंट क्लास होगी और अदर क्लास वो जो लेस डोमिनेंट या क्लास होगी उसको अगर एक्सप्लॉइट करेगी तो सोसाइटी में स्ट्रगल होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। सो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को थ्रू ग्राफ ही समझाने की कोशिश, मतलब सोचा कि इसी ग्राफ के थ्रू आपको समझाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, सॉरी। सो जेनेसिस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो सोसाइटी जो है वो कैसे डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में, एक हैव्स के फॉर्म में और एक हैव नॉट्स के फॉर्म में। सो हैव्स मीन्स व्हाट, कि जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है उन उसको क्या बोल रहे हैं, हैव्स क्लास बोल रहे हैं। और हैव नॉट्स क्लास किसको कह रहे हैं, जो कि अपनी लिविंग को, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो लेबर प्रोवाइड करते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं हैव्स क्लास पे, ठीक है। तो डिपेंडेंट ऑन द लेबर पावर टू अर्न देयर लिविंग, अपनी लिविंग को, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए अपने लेबर पावर पे डिपेंडेंट रहने वाली क्लास को क्या बोलते हैं, हैव नॉट्स क्लास, ठीक। तो ये जो हैव्स क्लास है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, की ओनरशिप है, उन्हें डोमिनेंट क्लास भी कहते हैं। और जो हैव नॉट्स हैं, जो लोग डिपेंडेंट हैं इन हैव्स क्लास पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं, ठीक। सो आई होप ये जो सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड है ये आपको समझ में आ रही होगी। सो ये जो डोमिनेंट क्लास है इसकी कैसी टेंडेंसी होती है, सप्रेस करने की, ठीक है, किसको, हैव नॉट्स को। और ये जो हैव नॉट्स हैं ये अब क्योंकि क्लासेस के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक है हैव क्लास, एक है हैव नॉट क्लास। एक के पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ओनरशिप है और एक के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप नहीं है, वो सिर्फ अपने लेबर पावर पे डिपेंडेंट है टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। सो ये जो डिपेंडेंट क्लास है वो डोमिनेंट क्लास, इन दोनों क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, वाद विवाद होगा। तो इसलिए वो क्या चाहती है कि ये जो क्लास है वो उसको ही ओवरथ्रो कर दिया जाए। और ये इस क्लास को कैसे ओवरथ्रो करेगा, अगर ये जो हैव नॉट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो रिवॉल्ट करे, वो रेवोल्यूशन करे, तो ये जो सोसाइटी डिवाइड है दो क्लासेस में, वो डिवीज़न नहीं होगा। सो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। फिर अब ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट का और एक चार्ट देखिए क्या है कि हिस्टोरिकल एपोक में, एशियन टाइम्स में क्या था कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो कैसा था, हाउस होल्ड बेस्ड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था, ठीक है, घरों में ही स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन होता था। तो क्लास का डिवीज़न कैसा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, जो लोग जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे उस हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। और क्लासेस कौन कौन सी थी, एक स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी जहाँ पे मास्टर और स्लेव दो क्लासेस थी, ठीक है। तो सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसा था, स्लेव ओनिंग सोसाइटी, मीन्स स्लेव्स और मास्टर्स रहेंगे एशियन टाइम्स में। तो सोसाइटी एशियन टाइम्स में कैसी थी, एक हाउस होल्ड बेस्ड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था, तो जिसमें मास्टर और स्लेव दो क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड थी। फिर मेडिवल टाइम्स में क्या हुआ कि जब लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर का यूज़ करके प्रोडक्शन होने लग गया तो फ्यूडलिज्म जैसी सोसाइटी का इमर्ज हुआ। क्लास डिवीज़न कैसे होने लग गई, फ्यूडलिज्म मीन्स जहाँ पे लार्ज स्केल में लैंड ओनिंग होने लग गई, तो वो सोसाइटी को क्या बोला गया, फ्यूडल सोसाइटी बोला गया। और इसीलिए फ्यूडल सोसाइटी के अगेंस्ट में बहुत सारे रेवोल्यूशन भी हुए हैं। फ्रांस में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, वहाँ पे भी फ्यूडल सोसाइटी थी।
तो फ्यूडल सोसाइटी में क्लासेस कौन कौन सी थी? 2 क्लासेस थी, लॉर्ड एंड सर्फ। लॉर्ड जो थी वो हैव्स क्लास थी और सर्फ जो थी वो हैव नॉट क्लास थी। तो सर्फ जो थे वो लॉर्ड्स पे, जो लैंड लॉर्ड्स थे उन पे डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी सोसाइटी में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए और रेवोल्यूशन हुआ। फिर मॉडर्न टाइम्स में जब लार्ज स्केल में मशीन का यूज़ करके प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, तो देखिए आपको मैंने क्या बताया, मार्क्सिज्म जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि हिस्ट्री जो है उसको हम लोग एज अ इकोनॉमिक फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं हिस्ट्री को। और इस चार्ट से वो बात समझ में भी आ रही होगी जो मार्क्स ने हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि हिस्ट्री जो है कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया। ठीक है, हिस्ट्री को हम लोग आइडिया के बेसिस पे नहीं समझ सकते। हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो इकोनॉमिक फोर्सेस के बेसिस पे हुए हैं। तो देखिए इसीलिए उन्होंने ये चीज़ को यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने क्या बोला कि एशियन टाइम्स में क्योंकि घरों में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था, तो सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसा था, स्लेव और मास्टर्स ओनिंग सोसाइटी थी जहाँ पे मास्टर और स्लेव क्लास थी। फिर उन्होंने बोला धीरे धीरे जब लोगों ने लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर का यूज़ करके प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या, ये इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, सो उन्होंने बोला जब मेडिवल टाइम्स में लार्ज स्केल एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन होने लग गया तो फ्यूडलिज्म जैसी कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लग गया और सोसाइटी कैसे होने लग गई, फ्यूडल सोसाइटी होने लग गई जहाँ पे 2 क्लासेस थी, लॉर्ड एंड सर्फ। फिर उन्होंने बोला रेवोल्यूशन हुआ मॉडर्न टाइम्स में जब लार्ज स्केल मशीन का यूज़ करके प्रोडक्शन करना स्टार्ट हुआ, तो कैपिटलिज्म जैसी सोसाइटी या कैपिटलिज्म जैसी फिलॉसफी इमर्ज हुई और सोसाइटी कैसी हो गई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई जहाँ पे कैपिटलिस्ट और वर्कर 2 क्लासेस हो गई। एक क्लास थी हैव्स वाली और एक क्लास थी हैव नॉट्स वाली। ठीक है, सो फिर फ्यूचर में, अभी उन्होंने फ्यूचर का भी बोला है कि फ्यूचर में भी अगर ऐसे एक्सप्लॉयटेशन होता रहा तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होगा, फिर सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी, वर्कर्स जो हैं वो पावर्स में आएंगे और जो कैपिटलिस्ट हैं वो उनके पास, उनसे पावर छीन कर के किसके पास पावर आएगी, वर्कर्स के पावर आएगी। फिर उसके बाद मार्क्स ने क्या बोला कि फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होने के बाद जो एंड रिजल्ट होगा उसमें कोई क्लास डिवीज़न नहीं होगी, वो सोसाइटी कैसी होगी, वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जिसमें कि हर एक क्लास जो है वो नो कंटेंडिंग क्लास, कोई भी क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, कॉमन ओनरशिप होगी। सो ये इनकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन भी इसी चीज़ से समझ में आती है और ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आता है और हिस्टोरिकल डायलेक्ट मटेरियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो आई होप आपको ये दोनों चार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मार्क्स ने स्टेट पे क्या बोला। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि उन्होंने ही वॉज सपोर्टिंग द स्टेटलेस सोसाइटी, मीन्स ही वॉज सपोर्टिंग द फिलोसफी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, उन्होंने कम्युनिज्म फिलोसफी उन्होंने दी और उन्होंने बोला कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, जब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ओनरशिप कॉमन हो जाए सभी के पास, तो सोसाइटी में स्टेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ही टॉक्स अबाउट द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ट्रांजिशनल स्टेट। उन्होंने क्या बताया, मैंने ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन किया कि उन्होंने बोला जब प्रोलिटेरिएट का डिक्टेटरशिप होगा सोशलिस्ट सोसाइटी में तो ये एक ट्रांजिशनल स्टेट होगा और उसके बाद जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किया जाएगा तो उस रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा, कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश हो जाएगा और कम्युनिज्म में क्या होगी, कम्युनिज्म मीन्स स्टेट की भी ज़रूरत नहीं होगी, स्टेट विल विदर अवे। उन्होंने, उनकी बुक तो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बुक है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेट एज एन एग्जीक्यूटिव मशीनरी ऑफ द बुर्जवासी। क्यों वो स्टेट के अगेंस्ट में थे, क्योंकि उन्होंने बोला जो स्टेट है वो जो बुर्जवासी है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसी की ही एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी है। मतलब जो बुर्जवासी कैपिटलिस्ट क्लास हैं वो एज अ टूल, एज अ मशीन यूज़ करते हैं स्टेट का टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। ओके, एंड इट इज़ एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मार्क्स ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी में उनका क्या कहना था, उनके व्यूज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स का क्या व्यूज़ था ऑन रोल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मार्क्स ने क्या बोला, विद सरप्लस प्रोडक्शन केम प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इंसान, उसी से प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है। सपोज अगर आप जो है अर्निंग ज़्यादा हो गया, आपके पास मनी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक्युमुलेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्युमुलेट करने की कोशिश करोगे और जितनी ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी होगी मीन्स व्हाट, आप मॉनेटरी उतने ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो. सो इट विल लीड टू अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू एंटागोनिस्टिक क्लासेस. अब दो एंटागोनिस्टिक मीन्स कॉन्फ्लिक्टिंग क्लासेस. वो कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग क्लासेस होंगी? मास्टर्स एंड स्लेव्स की एशियन टाइम्स में. ये चार्ट के थ्रू ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं. लॉर्ड्स एंड सर्फ इन मेडिवल टाइम्स, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट इन मॉडर्न कैपिटलिज्म. ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि जब प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा, यहाँ पे इस टेबल के थ्रू हम लोगों ने यही तो देखा कि जब हाउस होल्ड प्रोडक्शन था, जब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, तब सोसाइटी कैसी थी. फिर जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ तब सोसाइटी कैसी हुई. फिर जब मशीन का यूज़ कर, पहले तो एग्रीकल्चर हो रही थी और फिर जब मशीन का यूज़ किया गया तो फिर प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल में होने लगी. तो उस टाइम पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई. और फिर हम लोगों ने देखा कि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जिसमें कि सरप्लस प्रोडक्शन होता था, इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स क्लास सोसाइटी में डिवीज़न होने लग गए. सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. ठीक है. सो उन्होंने बोला जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव एंड डिसहार्मोनियस है. ये कॉमोडिफिकेशन ऑफ लेबर करती है. अब ऊपर एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कॉमोडिटी फेटिसिज्म का, इससे पहले जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने आपको कॉमोडिटी फेटिसिज्म का कॉन्सेप्ट समझाया था. ठीक है, तो उस प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट को मैं बार बार समझाऊंगी तो हर एक लेक्चर लेंदी होता जाएगा. सो इसीलिए उन्होंने ये बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इट इज़ द कॉज ऑफ कॉमोडिफिकेशन ऑफ लेबर. तो वेज लेबर जो है वो डज नॉट रिजल्ट इन प्रॉपर्टी फॉर लेबरर, इंस्टेड क्रिएट्स कैपिटल फॉर मास्टर्स. उन्होंने बोला कि मास्टर्स जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्कर्स का यूज़ करके उनको एक्सप्लॉइट करके अपने लिए बेनिफिट, मतलब वो अपना वेल्थ को इंक्रीज़ करती है और उस वेल्थ से वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है. लेबर्स जो होते हैं, जो वर्किंग क्लास है, वो अपना मेहनत करके वेज लेबर देकर, मतलब वो लेबर करके उनको अपनी वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं, बल्कि वो प्रॉपर्टी किसकी बनती है? वो मास्टर्स की प्रॉपर्टी बनती है. तो इसीलिए वो कैपिटलिज्म के क्रिटिक थे एंड ही वाज कॉलिंग फॉर द रेवोल्यूशन एंड मास इमेंसिपेशन. ओके, आई होप दिस इज, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी. सो प्लीज़ एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करिए. सो अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि कैसे मार्क्स ने क्या बोला कि रेवोल्यूशन की ज़रूरत है. और मार्क्स का स्टेट पे जो उनका कॉन्सेप्ट था स्टेट को लेके, वो ये था कि स्टेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट को कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती है. वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने के लिए और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए स्टेट का इस्तेमाल करती है. ठीक है. सो ये कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है. सो प्लीज़ हम लोग लेक्चर